जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्लास 10th के लिए जो आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर आया हुआ है, ऑफिशियल मॉडल पेपर, ठीक है। उसमें हमने साइंस, जो साइंस है ना, साइंस सब्जेक्ट लेकर आ गया है, ठीक है। तो साइंस सब्जेक्ट में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं उनका सॉल्यूशन अच्छी तरह से बताने जा रहा हूँ। उसका आंसर अच्छी तरह से एकदम 100% गारंटी के साथ एकदम सही बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, आप शुरू से अंत तक देखिएगा कि किसका आंसर क्या होगा, मैं अच्छी तरह से बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि इसका आंसर वहाँ पे नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल मॉडल पेपर साइंस सब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको 40 बनाना होगा वहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे आपका 80 का 80 बताऊँगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आप 80 नहीं बनाएंगे, सिर्फ 40 ही बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे बोला है ना 1 गुने 40, 40 गुने यानी कि 40, यानी कि सिर्फ 40 ही बनाना है 80 में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्या बोला है पहला क्वेश्चन। बोला है ना कि पौधे में जनन अंग, देख रहे हैं, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पढ़े हैं, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, बायो से क्वेश्चन उठाया है। तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, क्या दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, पुष्प होगा। क्या होगा भाई, पुष्प, ठीक है। याद हो गया, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पुष्प में, याद कर लीजिए, ठीक है। पौधे में जनन अंग पुष्प में। अगला देखते हैं। तो चलिए उड़ाते हैं इसको। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कहाँ होती है, हरे पौधे में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, हरे पौधे में। एकदम उड़ाते चलना है आपको, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। याद हो गया आपको कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कहाँ होती है, हरे पौधे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है, पता होनी चाहिए आपको, जल से। कहाँ से निकलती है, जल से, ठीक है। H2O बोल सकते हैं यहाँ पे, या फिर जल। अगला सवाल देखते हैं। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है भाई जठर ग्रंथियाँ, तो अमाशय में। कहाँ पाया जाता है, अमाशय में। जठर ग्रंथि अमाशय में। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, कहाँ होती है भाई, तो कोशिका द्रव में। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है तो कोशिका द्रव में। अगला क्वेश्चन उड़ाइए। तो अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, पता है आपको, अवायवीय श्वसन से। किससे भाई, अवायवीय श्वसन से इथाइल अल्कोहल बनता है। अगला सवाल देखिए। सबसे छोटी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे छोटी कौन सा, पिट्यूटरी ग्रंथि, पता है ना आपको, पिट्यूटरी। अगला सवाल देखिए। पौधा के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। घेंघा रोग पनपता है, ये देखिए बबुआ सवाल है एकदम, बिल्कुल। आप लोग शेर हैं, आप लोगों के सामने ये शेरनी के सामने ये टिकेगा नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ठीक है ना, पता है। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लाज्मा। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी, तो इसका आंसर हो जाएगा एस्फिंगोमो मैनोमीटर, ठीक है। तो एस्फिंगमो मैनोमीटर कहते हैं रक्तचाप मापने के उपकरण को, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। वाष्प उत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, वाष्प का उत्सर्जन कहाँ होता है, पौधा में पाया जाता है। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तिलचट्टा का नाम सुने, कॉकरोच बोलते हैं लोग ना,
उसी में पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक, पढ़े हैं ना, तरल संयोजी ऊतक रक्त को कहा गया है, यानी ऊतक हो जाएगा इसका आंसर। टिश्यू। अगला सवाल, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, पता है आपको? यूरोक्रोम में। तो मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु, केंचुआ का नाम सुने? उभयलिंगी जंतु होता है केंचुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, पता है? कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत यानी जिगर, वहीं से प्रवेश करती है यूरिया रक्त में। अगला सवाल देखते हैं हम। तो ये आपको याद हो गया होगा कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग भी पूछेगा तो यकृत बताइएगा, याद रखिएगा, वही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है? डीडीटी। नाम सुने ना, डीडीटी। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है भाई? डीडीटी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है शाकाहारी होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी ब हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल, कुआं का जल, वही ना होता है अंडरग्राउंड, यानी भूमिगत कौन सी होगा? कुआं का जल। अगला सवाल, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, डार्विन ने किया था तो इसको बोला जाता है डार्विनवाद। क्या बोलते हैं भाई? डार्विनवाद। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, क्या कहलाते हैं? तो ये तो आपका हो गया कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं भाई? तो उत्पादक कहलाते हैं, ये तो आपको पता चल गया। आगे देखते हैं कि अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग का कारण है, क्या है कारण है भाई? तो ये सब आपका देख रहे हैं एनसीईआरटी से प्रश्न उठाया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एनसीईआरटी से ही प्रश्न उठाया गया है। तो इसका आंसर होगा एलएच। ठीक है। अगर यहाँ पे अ और ब दोनों, यहाँ पे नहीं, अ और स अगर यहाँ पे दोनों भी देता ना ऑप्शन डी में तो ये भी हो सकता था, लेकिन मुख्य रूप से अंडो उत्सर्ग जो कारण क्या है? एलएच होता है, तो इसलिए इसका आंसर एलएच होगा। ठीक है। अगला सवाल, लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो अग्नाशय में। कहाँ पाई जाती है भाई? अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स। अगला सवाल देखते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषित निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? आयोडीन। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? आयोडीन का। ठीक है। अगला सवाल देखिए, निशल कणिकाएं पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है निशल कणिकाएं? पता है आपको? न्यूरॉन में। ठीक है, न्यूरॉन में पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, मानव रक्त का वजन एनसीईआरटी में दिया है बुक में, कितना दिया गया है? 1.2 से 1.4 kg। ठीक है, लगभग लोग 1.5 kg बताता है। अगला सवाल, निकट दृष्टि दोष अथवा दूरदृष्टि दोष निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा, निकट दृष्टि दोष अथवा दूरदृष्टि दोष निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। साइड मिरर के रूप में आपको पता होगा ना किस दर्पण का उपयोग करते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण, पढ़े हैं ना? उत्तल दर्पण साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, अवतल लेंस में आभासी, सीधा, छोटा सब हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल, पढ़े है ना? कार्य का ऐसा ही मात्रक, चाहे ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल बताना है। ठीक है। तो चलिए उड़ाइए, आप लोग भारत के शेर शेरनी हैं, आप लोग एकदम ऐसे प्रश्न को खा जाइएगा, उड़ा दीजिएगा, टेंशन नहीं लेना। आकाश का नीला रंग का होना प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है कि नहीं? प्रकाश नहीं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, पता है ना आपको?
इसलिए इसका आंसर होगा बी प्रकीर्णन ब। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अरे ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया भाई, ये तो आप लोग उड़ा लेंगे, इसको भला कौन छोड़ सकता है। 25 cm, 25 सेमी पढ़े हैं ना। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी। किसी उत्तल लेंस के फोकस सांतर कितना है, 50 सेमी है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। क्षमता निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो 1 ये मीटर में होता है, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है। फोकस दूरी कितना दिया है, 50 दिया ना, तो सेंटीमीटर दोनों चेंज कर दिए हम। काटेंगे कितना आ रहा है, 2 बार में कट रहा है, तो कितना आएगा, 2 डायोप्टर आएगा ना। कितना आएगा, 2 डायोप्टर। देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, 2 डायोप्टर। अगर यहाँ पे अवतल बोलता ना तो माइनस हो जाता, लेकिन उत्तल बोला है तो यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो याद रखिएगा जब भी क्षमता निकालने की बात करें तो P बराबर 1/f याद रखना है। एक प्रिज्म के कितने सतहों से घिर कर बना होता है, पता है ना। ये भी तो आप उड़ा लिएंगे, ये भी प्रश्न तो आप उड़ा देंगे ना, उड़ाइए गर्दा। कितना होगा भाई, 5 सतहों से घिर कर बना होता है प्रिज्म। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभी पेशी द्वारा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को क्या किया जाता है, बदला जाता है, परिवर्तन किया जाता है, आपको पता होगा। अगला सवाल, प्रकाश के परावर्तन का नियम कितना है भाई, 2 गो है, ये तो आप उड़ा लेंगे ना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 2। अपवर्तन का भी पूछेगा तो 2 को बताना है एकदम, ये दोनों पूछते रहता है। प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम हुआ, तो 2। प्रकाश के अपवर्तन का नियम कितना है, तो 2। परावर्तन के कितने नियम, तो 2, यही याद करना है। फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस लगा होता है, आपको पता होगा ना, उत्तल लेंस ही लगाता है लोग कैमरा में भी। फोटोग्राफी कैमरा में उत्तल लेंस अभिदृश्यक होता है, याद रखना है। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। कितने हैं ऑप्शन, है देखिए ऑप्शन नंबर अ, फोकस से होकर गुजरेगी। अगला सवाल देखिए, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण, क्या बोला है भाई, एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, क्या नहीं होगा, एक वर्ण का होगा। तो 7 रंग का ना विक्षेपण होता है, तो यहाँ वर्ण विक्षेपण में 7 रंग होता है, तो इसमें एक वर्ण की बात हो रहा है, तो इसमें नहीं होगा, यानी वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, एक वर्ण की बात हो रहा है, 7 रंग नहीं है। तो देखिए हम यहाँ आपको 40 प्रश्न बता दिया, वहाँ पे आपको एग्जाम में बस 40 प्रश्नों का ही जवाब देना है, कहीं से भी दे सकते हैं, ये नहीं कि हम लाइन से 40 देंगे। 80 में से हम जो हमको याद है ना, जो हमको आता है, आ रहा है, एकदम सिंपल हमारे लिए क्वेश्चन है, उसी का जवाब देंगे और OMR शीट में उसका आंसर करेंगे। ठीक है, उसमें गोला को रंगेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपको 80 के हम यहाँ 80 बताएंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन वहाँ पे आप 40 ही करिएगा, कोई भी 80 में से 40 ही करना है आपको। वहाँ पे नंबर सीधे नहीं करना है, ये नहीं कि हाँ नंबर से करेंगे, नहीं आ रहा है तो क्या दिक्कत है, 80 में से कहीं से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है, कौन करती है भाई, गतिमान हवा। कौन करती है, पवन विद्युत जनित्र जो होता है ना, बड़ा बड़ा सा पंखा लगा रहता है, वो कौन गतिमान करता है, तो हवा, यानी गतिमान हवा। कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, अवतल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऋणात्मक होगा भाई, क्या होगा, ऋणात्मक। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट। ये आप वाद वाला पढ़े हैं ना, ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, पढ़े ही होंगे आप। अगला सवाल देखिए, वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है दोस्तों, क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो यहाँ पे मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदलिएगा, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो इसका आधा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, निकल जाएगा ना फोकस दूरी, ये बराबर r/2, काटिए इसको, 50 सेमी हो जाएगा भाई, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला पढ़े ना, ये बराबर r/2 याद रखना है। तो इस वक्रता त्रिज्या के मान यहाँ रख दिए, 2 से काट दिए, मीटर में था तो सेंटीमीटर में बदल के देखा 50 सेमी आंसर, 50 सेमी इसका आंसर हो गया। ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब भी कोई जाएगा ना किरण तो दूर भागेगा, अभिलंब से कहाँ भागेगा भाई, अभिलंब से दूर भागती है, और विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, याद रखना। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते, कितना बार बता चुके हैं हम,
हम वीडियो कितना बनाए हुए हैं देख लीजिएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या है भाई? कोयला है भाई, कोयला। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कोयला। बहुत दिनों से कोयला के परंपरागत स्रोत है, परंपरा है, कोयला का यूज लोग करते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है तो निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? कौन घटित होगा भाई? विक्षेपण हो जाएगा ना, विक्षेपण हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। हमारे घरों में जो आपूर्ति होती है ना विद्युत का, कितना होता है? 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा होता है। 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा हम लोग अपने घर में यूज करते हैं। अगला सवाल देख लो। जस्ता की परमाणु संख्या कौन नहीं जानता है? 30 होता है। Zn कितना होता है भाई? 30। Zn 30 होता है जिंक का, जस्ता का। धोबिया सोडा धोने का सोडा का सूत्र कौन नहीं जानता है? Na2CO3 10H2O होता है। धोबिया सोडा का सूत्र कितना होता है? Na2CO3 10H2O। निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? प्रबल क्षारक की बात किया जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? हेमाटाइट लोहा का होता है। क्या है लोहा? Fe, फेरस। लोहा का ही अयस्क होता है हेमाटाइट, पता है ना। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट होता है, पढ़े होंगे। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है? फेन उत्प्लावन विधि का नाम सुने हैं? तो उसी के द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है, फेन उत्प्लावन विधि से। अभिक्रिया में देखिए किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए जुड़ रहा है तो संयोजन होता, लेकिन संयोजन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ये दोनों जुड़ रहा है ना, तो संयोग कर रहा है तो संयोजन कहलाता, संश्लेषण कहलाता। तो ये ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसको हम ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं। इसलिए इसका आंसर उपचयन होगा। ग्लूकोज का सूत्र कौन नहीं जानता है? C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल में H+ आयन, नाम सुने? H+ आयन देता है, यानी आयनित होता है। H+ आयनित होता है ना। अगला सवाल। लिथियम के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन कितना रहते हैं? तो लिथियम के परमाणु संख्या पढ़े ना, लिथियम के कितना होता है भाई? 3 होता है। 3 होता है ना। अगर आप निकालिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 1, तो बाह्यतम कक्ष में कितना हुआ? 1। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो गया। आवर्त सारणी के शून्य समूह, तो शून्य वर्ग की बात करेगा तो 6 गो होता है। देखिए हम एक ट्रिक बता देते हैं। हेनी अर्कर एक्सीरॉन, ये 6 आदमी हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 गो जो होता है हेनी अर्कर। इसको कैसे ट्रिक से याद करना है? हेनी अर्कर एक्सीरॉन, ये जो होते हैं शून्य वर्ग के तत्व हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अक्रिय गैस है, शून्य वर्ग के तत्व हैं। उत्कृष्ट गैस हैं, याद रखिएगा, वर्ग 18 के तत्व हैं। तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन में दिख रहा है, दिख रही, ये देखिए हीलियम, पहले के उठा लिया है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। अगला सवाल। निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व की बात किया जाए तो फ्लोरीन होता है, F। अगला सवाल देख लो भाई। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कैथोड पर जो प्लस होता है ना, वही, यानी H+ होता है, यानी हाइड्रोजन। क्या होगा भाई? हाइड्रोजन। और सब तो माइनस में होगा ना। ओजोन में भी वो ही रहता है, माइनस वाला होता है। ऑक्सीजन भी होता है, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ पे कैथोड की बात करें प्लस वाला, यानी हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज रहता है, यानी कि हाइड्रोजन होगा कैथोड वाला। हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है भाई? हमारा जो शरीर का पीएच मान जो होता है, शरीर के पीएच मान 7.0 से लेके 7.8 तक ले होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल। निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? अम्ल का नाम सुने हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, यही अम्ल है। निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है? मेथिल ऑरेंज का नाम सुने? ये संश्लेषित सूचक होता है, मेथिल ऑरेंज। ऐसे सब सूचक है, लेकिन मेथिल ऑरेंज जो होता है संश्लेषित सूचक है।
कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? क्या बनाता है? कार्बोनिल अम्ल बनाता है। कार्बोनिल अम्ल, कार्बोलिक अम्ल। तो देखिए दोस्तों, हमने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बोनिल अम्ल बनाता है। तो हम पढ़ तो रहे थे सही, लेकिन गलत ऑप्शन बता रहे थे। इसका आंसर होगा कार्बोनिल अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, बी नहीं होगा, सी, कार्बोनिल अम्ल। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है भाई? क्या बनाता है? कार्बोनिल अम्ल। अगला सवाल, कॉपर पाइराइट्स का सूत्र। कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? CuFeS2। CuFeS2 कॉपर पाइराइट का सूत्र है। अगला सवाल, प्रकृति में मुक्त अवस्था में सोना पाया जाता है, इसीलिए तो सोना में जल्दी काला नहीं होता है। समझ गए ना? मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में क्या होता है? सोना। निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील? सबसे अधिक अभिक्रियाशील की बात करें तो जिंक है इसमें। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल, किसी अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है 4, 5, 6, 7। ये अधातु बोला है ना, तो 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो चलिए, हमारे शेर शेरनियों, उड़ाइए उड़ाइए उड़ाइए, प्रश्न को देखिए और उड़ा दीजिए। पीतल निम्नलिखित में किनकी मिश्र धातु है? कॉपर और जिंक, यानी कि Cu+Zn। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन समवायी है भाई? कौन समवायी की बात कर रहा है? तो एथिल अल्कोहल और डाईमेथिल ईथर, यानी ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना, ये हो जाएगा। ये देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि इसमें IUPAC प्रणाली के अनुसार बोल रहा है कि इसका नाम क्या होगा। तो सी कितने हैं? एक यहाँ है, 2 यहाँ पे है। तो मेथ, एथ, प्रोप होता है ना, तो प्रोपॉक्सी मेथेन। ठीक है, अगला सवाल देखिए भाई, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो Fe3O4 बनता है। एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, तो आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है? ऑक्सीजन जो होता है ना 16 होता है, वो 16 वर्ग 16 में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। आवर्त सारणी में आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है भाई? तो कॉपर। कौन नहीं करती है? कॉपर। अगला सवाल देखते हैं, एक मिश्र धातु में 90% कॉपर, 10% टीन है, तो मिश्र धातु का नाम क्या होगा? क्या नाम होगा भाई? ब्रोंज नाम होगा। क्या नाम होगा? ब्रोंज। अगला सवाल देखते हैं, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर क्या देता है? तो H2 गैस देता है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है? तो Ag, यानी कि चांदी। अगला सवाल देखिए, तो चलिए अगला सवाल उड़ाइए आप। अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? धातु के तार बनाए जाते हैं तन्यता के कारण। किसके गुण के कारण? तन्यता के कारण। तो देखिए, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव था उसका मैंने सोल्यूशन अच्छी तरह से बताया। ठीक है, इस तरह से बिहार बोर्ड ने जितने ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया है, उन सभी का अगर आप चाहते हैं कि आपको आंसर हम बताएं, ठीक है, अच्छी तरह से सॉल्यूशन के साथ अच्छी तरह से बताएं करेक्टली, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मैं आगे मतलब ऑफिशियल मॉडल पेपर जो है मतलब अपलोड करें वीडियो कि नहीं करें, कैसा लगा, कितना आपने सही किया, कितना स्कोर किया। तो ये सब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी को दबाइए, ताकि इस तरह से मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप एक आपको सूचना दे देता हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि हम लाइव क्लास लेकर आपके सामने आएँ, तो इसके लिए आप मेरा सब्सक्राइबर को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जल्द से जल्द मैं आपके सामने लाइव लेकर आऊँ क्लास।
तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।